प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है चैप्टर 3 का एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 तो हम कर चुके थे। प्रश्न नंबर 3 जो इबारती प्रश्न है, कथन दिए हुए हैं, उन कथनों के माध्यम से हम बीजी बहुपद या पीरियोडिक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उसे हल करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -44 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो ये रैखिक युग्म दिया हुआ है इसको हम जो है चाहे विलोपन विधि से, चाहे विस्थापन विधि से, चाहे बज्रगुणक विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। x और y का मान निकाल करके उसी मान को इस समीकरण में y = mx + 3 में y का मान y की जगह पर, x का मान x की जगह पर रखेंगे। यहाँ से m का मान आएगा, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको जो है इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करेंगे x और y के लिए किसी भी विधि से, चाहे विस्थापन, चाहे विलोपन, चाहे बज्रगुणक विधि से, और फिर वही मान उठा करके जो है इसमें रख देंगे तो m का मान आ जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, ये देखो इबारती प्रश्न है, अर्थात कथन दिया हुआ है, कथनों के माध्यम से हम रैखिक समीकरण लिखेंगे। तो जैसे पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जो ज्ञात करना होता है उसको मानते हैं। दो संख्याओं का अंतर, तो मान लो पहला संख्या जो है x है और दूसरा संख्या y है। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है। मान लो कि पहली संख्या x जो है बड़ी है, दूसरी संख्या y से, x > y मान लो। फिर कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है। तो प्रथम शर्त ये है कि दोनों का अंतर 26 है। जब दोनों का अंतर 26 है तो x में से y को घटाएंगे, x में से y को घटाएंगे तो क्या आएगा, 26। ये प्रथम शर्त से। देखो हम यहाँ हल किए हैं, हम संकेत में दे दिए हैं x - y = 26। दूसरी शर्त से कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x = 3y। अब ये दो समीकरण बन गए, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। इस समीकरण 2 से देखो x का मान y के पदों में समीकरण 1 में रख दिया जाए, यही है प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो 3y - y = 26 हो गया। अब y में समीकरण बन गया, y को बाएं तरफ रखेंगे और शेष अंकों को दाएं तरफ कर देंगे तो y = 13 आया, यानी दूसरी संख्या 13 आ गई। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रख दें, तो जहाँ y है वहाँ 13 रखें, 13 × 3 = 39। दूसरी संख्या 39 होगी, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। यही उत्तर हुआ। फिर सेकंड जो है, इबारती को पढ़े पहले। इबारती सेकंड की जो इबारती है हम समझा रहे हैं, हल तो कर दिए हैं, संकेत दिए हुए हैं, तुम लोग उससे देख सकते हो। सेकंड जो है इसका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण किसे कहते हैं, परिभाषा याद करो, हमने 9th में बताया था कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश होगा, एक दूसरे के क्या कहे जाते हैं, संपूरक कहे जाते हैं। तो मान लिया जाए कि पहला कोण जो है x है, दूसरा कोण y है।
दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 इसलिए कि सब पूरा प्रथम शर्त से दोनों का योगफल 180 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 एक समीकरण बन गया। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो मान लीजिए कि x बड़ा है y छोटा है, तो बड़ा x जो है y से 18 अधिक है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं दूसरी शर्त से x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री। फिर यहाँ ये दूसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ से x का मान उठा करके समीकरण ए पे रख देंगे, फिर y में समीकरण बनेगा, y का मान निकलेगा, फिर वही y का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। फिर तीसरा सवाल देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सवाल है। अब देखो दो घटनाएं हैं, एक है बल्ला और दूसरा है गेंद। दोनों एक साथ घट रही हैं, दोनों का परिणाम मिला करके 3800 मिला है। तो मान लिया जाए बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपए और गेंद का मूल्य वाई रुपए है। तो पहले शर्त से 7 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3800 रुपया हो गया। पहली शर्त से एक समीकरण बना। दूसरा शर्त यह है कि 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदे, यानी 3x धन 5y बराबर 1750 हो गया। अब फिर दो समीकरण बन गए, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसे हम हल कर लेंगे। x और y का मान आएगा अर्थात बल्ले और गेंद का मूल्य आ जाएगा। हल किया है हमने, देख लिया। चौथा है, एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये में है। भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो अब देखो यहाँ जो है मान लेंगे जैसे एक फिक्स भाड़ा है और दूसरा जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लग रहा है। तो मान लिया जाए जो फिक्स भाड़ा है, जो नियत भाड़ा है वह 100 रुपये है और जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लग रहा है वो वाई रुपये है। ठीक है, ये तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये दे रहा है। पहली शर्त यह है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दे रहा है। 10 किलोमीटर गया तो x तो फिक्स था और 10 किलोमीटर के लिए 10 गुणे वाई, वाई रेट से 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा 10 गुणे वाई होगा और x तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है। तो पहली शर्त से x धन 10 वाई बराबर 105 हुआ। दूसरी शर्त से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है तो x धन 15 वाई बराबर 155 हुआ। दो समीकरण बन गए। इन दोनों से x और y का मान निकाल लो तो फिक्स भाड़ा भी निकल जाएगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल जाएगा। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर चल रहा है तो इसके लिए भाड़ा हो जाएगा x प्लस 25 वाई। अब x का भी मान निकल गया रहा होगा और y का वही मान निकल गया रहा होगा। x और y का मान रखो, जो आएगा वही भाड़ा हो जाएगा। वैसे ही पांचवा सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है? ऐसे सवाल जब भिन्नात्मक सवाल आ जाए तो हम मान लेते हैं कि वह अभिष्ट भिन्न x/y है। अंश को x मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं। अब कह रहा है कि दोनों अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो प्रथम शर्त से x धन 2/y धन 2 बराबर 9/11 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको तिर्यक गुणा करके हल करेंगे तो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा। फिर जो है दूसरा शर्त है कि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। दूसरी शर्त से x धन 3/y धन 3 बराबर 5/6। फिर यहाँ हम इसको सरल करेंगे, एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके फिर x y का मान निकालेंगे और जो अभिष्ट हमारा भिन्न था x/y, उसमें x और y का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 का
छठा क्वेश्चन जो है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो 2 शर्त दिया है, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु तो माना जाए, वर्तमान आयु ही पूछा जा रहा है। वर्तमान आयु मान लिया जाए कि यक्स जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद की जब बात करेगा तो बाद का मतलब होता है कि उसमें 5 को हम जोड़ते हैं दोनों की आयु में। तो x + 5 और y + 5 जो है दोनों की आयु हुई 5 वर्ष बाद। कह रहा उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी x + 5 y + 5 से 3 गुना है, x + 5 बराबर 3 गुने y + 5 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो एक संख्या बनेगा। दूसरी शर्त से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जब पूर्व की बात करेगा तो घटाते हैं, तो x - 5 और पुत्र की आयु होगी y - 5। शर्त दिया है कि 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो x - 5 बराबर 7 कोष्ठक में y - 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से हल करेंगे तो एक समीकरण बनेगा। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x y का मान निकलेगा, वही उनकी आयु हो जाएगी। अब जो है प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 में आते हैं, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताओ। तो पहला प्रश्न यह है कि अलग अलग विधियों से हल करना है, पहले विलोपन विधि से और फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका तो हम बता चुके हैं कि इन, जैसे मान लो कि हम फर्स्ट को लेते हैं, फर्स्ट को हल करें तो देखो इसमें x है, इसमें 2x है। हम चाहें तो x को खत्म कर सकते हैं या y को, तो दोनों का गुणांक पहले बराबर करेंगे। इसमें x है, इसमें 2x है, 2 का इसमें गुणा कर दे तो 2x इसमें भी हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दें तो 2x में से 2x हो जाएगा 0, खत्म हो गया। यहाँ 2y होगा, यहाँ 10 होगा। फिर 2y में से -3y घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5y हो जाएगा। और यहाँ 10 है, 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम y का मान निकालेंगे और फिर यही y का मान चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे तो x का मान आ जाएगा। इसको कहते हैं विलोपन विधि। और फिर प्रतिस्थापन विधि से निकालना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ से y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में लिख लेंगे और उसी को इसमें डाल देंगे तो एक चर में रैखिक समीकरण बन जाएगा। फिर इसको हल करेंगे उस मान उस चर के लिए और वही मान उठाकर इसमें रख देंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। अब जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको आसान लगे, उसी को तुम कहोगे कि हाँ ये विधि जो है हमारे लिए आसान है। तो हम चाहे विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, जो हमें अच्छा लगे उसको हम अच्छा करेंगे। ये हमारे ऊपर या तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चारों सवालों को जो है हम ऐसे ही करेंगे, विलोपन विधि भी लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि भी लगाएंगे। जो तुमको आसान लगेगा उसी का हम जिक्र करेंगे कि ये मुझको आसान है, ये सुविधाजनक है। 3.4 में बस यही है। सवाल एक हमने किया है, उसे देख लेना तुम लोग। 3.4 के जो है प्रश्न नंबर 2 में देखो। प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के लिंक बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो अस्तित्व होगा तभी करना है, अस्तित्व की जांच हम करेंगे। तो पहले तो जैसे दिया प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में जो है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 हटा दें तो भी 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है।
किया, यह भिन्न किया है। फिर जब भिन्न जैसे प्रश्न आते हैं तो हम मान लेते हैं वो भिन्न जो है x बटे y है। अब पहला शर्त दिया है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक हटा दें। तो पहले शर्त से लिखेंगे x प्लस 1 बटे y माइनस 1 बराबर 1 दिया है। भिन्न कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। तो x प्लस 1 बटे y माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से जो है इसको सरल करेंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा। दूसरी शर्त कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1 बटे 2 हो जाता है, यानी कि x बटे y प्लस 1 बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एक दूसरा समीकरण बना लेंगे, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हल करने के बाद x y का किस विधि से करेंगे? हल कीजिए विलोपन विधि से। लेकिन पहले हम कह रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो अस्तित्व जांचने के लिए क्या करते हैं, वही जो है दोनों समीकरणों को मानक रूप में लिख करके मानक समीकरण से तुलना कराते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालते हैं और फिर a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 निकालते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 तब तो अस्तित्व है, इसके अनेक हल मिलेंगे। दूसरा अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो एक और केवल एक हल मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम हल कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इसका अस्तित्व नहीं है, अर्थात उस समय हम इसको हल नहीं कर सकते। एक ही सूरत है जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आवे, अर्थात a1 अपान a2 का अनुपात b1 अपान b2 का अनुपात के बराबर नहीं होगा, तब तो इसको हम हल करेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम करके देखेंगे तो अनुपात बराबर नहीं है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, अर्थात इसका हल होगा। इसे हम हल करेंगे और किस विधि से करेंगे? विलोपन विधि से। इसी तरह से सेकंड है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी होगी? ऐसा सवाल हम कर चुके हैं संबंधी, तो तुम इसको उसी से देख करके कर सकते हो। थर्ड सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। और 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे मान लो कि 54 है, 2 अंकों से बनी संख्या है, उनके अंकों का योग करो तो 5 4 9 होगा ना। तो इस तरह से हम कोई संख्या मानेंगे तो 2 अंकों से बनी संख्या को लिखना हो तो हम मान करके ऐसे लिखते हैं। देखो माना कि 2 अंकों की संख्या 10 x धन y है, यानी दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो हम 2 अंकों से बनी संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं, दहाई के स्थान पर 10 गुणे x लिखते हैं और इकाई वाला जो है 1 गुणे y लिखते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो 2 अंकों की संख्या बन गई, जहां y इकाई का अंक है तथा x दहाई का अंक है, ये मान लिया। प्रथम शर्त ये कह रहा है कि उन इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है? 9 है, यानी x धन y बराबर 9 है। तो प्रथम शर्त से एक समीकरण बना। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि यदि उन अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बन रही है उसका 2 गुना पुरानी संख्या के 9 गुने के बराबर है, यानी कि पुरानी संख्या तो यही है ना 10x धन y, इसका 9 गुणे करें और नई संख्या स्थान बदल दिया, x की जगह y चला गया, y की जगह पर x चला गया, 10y धन x हो जाएगा, इसका 2 गुना, ये दोनों बराबर है। दूसरी शर्त से इसको सरल करेंगे तो ये एक समीकरण हमको देगा 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण नंबर हो गया 2। अब इनको दोनों को हल करेंगे। देखो विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, तो विलोपन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे हम प्रतिस्थापन विधि से निकाल दिए हैं। जैसे यहाँ से हम निकालें x का मान y के पदों में, x बराबर y बटे 8 हो जाता है। x बराबर y बटे 8 समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो यहाँ से y का मान 8 आएगा। यही y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी जो है 1 आ जाएगा।
तो मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी, अब x की जगह 1 रखो और y की जगह 8 रखो, तो संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी यहाँ देखो, यहाँ 10 गुणे 1 धन 8 बराबर 10 धन 8 बराबर 18, वह संख्या कितनी हो जाएगी, 18। अब इसको तुम कथन के अनुसार अगर अपने मन में सोचो तो कह रहा था, प्रथम शर्त ये कह रहा था कि दहाई और इकाई के अंकों का योग 9 है, 1 धन 8 बराबर 9 हो जाएगा। दूसरा शर्त ये कह रहा था कि अगर इनका स्थान बदल दिया जाए, तो 8 को 1 की जगह कर दिया, 1 को 8 की जगह कर दिया, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। अब 81 का दूना करें और 18 का 9 गुना करें, देखें दोनों बराबर होंगे, तो ये हमारा उत्तर हुआ। देखो हम थोड़ा सा यहाँ बहुत अग्रेसिव होकर के हमने इसको लगा दिया था, ध्यान नहीं दिया था, यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करा है, हम प्रतिस्थापन विधि से लगा दिए। विलोपन विधि में कोई दूसरी चीज नहीं है, इसमें क्या करते हैं, जैसे दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई है और पहला समीकरण तुम्हारा x प्लस वाई है, तो फर्स्ट को सेकंड से जोड़ दें अगर, तो देखो y से y कट जाएगा, विलोपन विधि यही करते हैं, फर्स्ट धन सेकंड करें तो y से y कट जाएगा, 8x और x मिल करके 9x हो जाएगा, 9x बराबर 9 हो जाएगा, 0 और 9 मिलकर 9 होगा ना, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में 9 का भाग पड़ेगा 1 हो जाएगा। अब यही मान जो है चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो y का मान 8 आ जाएगा। तो विलोपन विधि तो और आसान है, इससे भी कर सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल, 2 अंक हमें तीसरा नहीं चौथा सवाल, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये का 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो पूछ क्या रहा है, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है, कितने 50 रुपये की नोट और कितने 100 रुपये की नोट प्राप्त किए। तो मान लो कि 50 रुपये की नोट x प्राप्त की और 100 रुपये की नोट y प्राप्त की, तो 50 रुपये और 100 रुपये की नोटों का मूल्य जो है कितना है, 2000 है। तो प्रथम शर्त से लिख सकते हो 50 एक धन 100 y बराबर 2000, ठीक है, एक समीकरण यहाँ से बनेगा। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि दोनों नोटों का योग 25 है, यानी कि x धन y, 50 की नोट और y जो है 100 की नोट है, दोनों का योगफल कितना है, 25 है, तो x धन y बराबर 25 है, तो दो समीकरण बन गए। अब इन दोनों को हल करके x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान निकल जाएगा तो हमारा निकल जाएगा। अब पांचवा सवाल देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, जैसे जो गाड़ी से चलने का भाड़ा निकाला गया था, उसी तरह से ये भी सवाल है। तो नियत किराया मान लो x और प्रतिदिन का किराया मान लो y, तो x और y, x नियत है, y जो है प्रतिदिन का है। अब कह रहा है पहली शर्त से कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, कह रहा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो प्रथम 3 दिन निकाल दिया जाए, तो प्रथम 3 दिन 7 दिन में से निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 4 ही दिन बचेगा ना, तो 3 दिन का तो किराया x हो गया, x धन 4 दिन का किराया 4y हुआ, x धन 4y बराबर 27 हुआ। दूसरा जो है कह रहा है कि 5 दिनों के लिए, इसमें से भी 3 दिन निकाल दिया जाए, 2 दिन बचता है, यानी x धन 2y बराबर 21 रुपया हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे, वही इसका जो है निश्चित किराया और जो वेरिएबल किराया वो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्नावली 3.5 प्रश्नावली 3.5 निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणन विधि से ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, यहाँ हमें बीजगणन विधि का प्रयोग करना है, लेकिन किसके लिए, जिसका एक अद्वितीय हल निकले। अद्वितीय हल कब निकलता है, जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते। जैसे मान लो पहला समीकरण है x - 3y - 3 बराबर 0, दूसरा है 3x - 9y - 2 बराबर 0। इसको मानक रूप में लिख लें या मानक रूप से इसकी तुलना करावें तो a1 बराबर कितना है, 1 है, a2 बराबर कितना है, 3 है, b1 बराबर कितना है, -3, b2 बराबर कितना है, -9, c1 बराबर कितना है, -3, c2 बराबर कितना है, -2। तो a1/a2 निकालो 1/3 हो जाएगा, b1/b2 निकालो तो -3/-9 हो जाएगा, -3 से -9 में भाग पड़ेगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया। तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया, तो क्या इसका हल होगा। अब यहीं से हमको लग रहा है कि होना क्या चाहिए, 1/3 बराबर 1/3 अगर नहीं होता तब तो इसका हल होता। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो फिर इसको देखते हैं 3/2 जो कि इसके बराबर नहीं है। 1/3 पहला अनुपात आया, दूसरा भी 1/3 आया, तीसरा अनुपात जो है 3/2 आया। तो 2 अनुपात तो बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, अर्थात जो है इसका एक भी हल नहीं है। ठीक है, असंगत है, इसको छोड़ देंगे, लिख दें कि असंगत है, इसका एक भी हल नहीं होगा। सेकेंड में देखो 2/3, यहाँ 1/2, यहाँ 5/8, 2/3 1/2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा, क्योंकि पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो इसको हम हल करेंगे किस विधि से, बीजगणन विधि से। इसी तरह थर्ड को देखो 3/6 1/2 हो जाएगा, 5/10 1/2 हो जाएगा, और 20/40 1/2 हो जाएगा। तीनों अनुपात बराबर है, 1/2 1/2 1/2, यानी कि ये कैसे हैं, संपाती, इसके अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो केवल अद्वितीय हल होने के कंडीशन में हल करना है, अनेक हल और अनेक हल न होने के अवस्था में उसको हल नहीं करना है, तो इसको भी हल नहीं करना है। चौथा को देखो 1/3 3/3, 1/3 और 3/3, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं बराबर है, तो इसका अद्वितीय हल निकलेगा, यानी इसे हम हल करेंगे किस विधि से, बीजगणन विधि से। तो बीजगणन विधि हम बताए थे, तो उसका प्रयोग करके इसे हल कर लेना। अब जो है, अब देखो हमने हल किया प्रश्नावली 3.5 का एक सवाल हल किया है, उसे देखना तुम लोग, फिर बाकी अपने मन से करना। प्रश्न नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है फर्स्ट इसका, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तीनों अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर। तीनों अनुपात का मतलब क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। देखो दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब यहाँ a1 बराबर कितना है, 2 है, b1 बराबर कितना है, 3 है, c1 बराबर कितना है, 7 है। यहाँ भी देखो a2 बराबर कितना है, a - b है, b2 बराबर कितना है, a + b है, c2 बराबर कितना है, 3a + b - 2 है। अब कहोगे कि आप तो इसको इधर किए नहीं, वैसे कैसे c1 c2 कह रहे हैं। तो इधर करते तो माइनस आता, इसको भी इधर करते तो माइनस आता, फिर -7 और माइनस ये भी रहता है, यानी -c1 होता -c2 होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल होता है, इसलिए अनुपात निकालना है। तो चाहे इधर रख करके दोनों को कर लें, चाहे इधर कर लें, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2 करेंगे। अब एक एक को हल करेंगे ए और बी के लिए। तो हम ले लें 2/a - b को कह दें कि 7/3a + b - 2 के बराबर होगा। बराबर करेंगे यहाँ से हम
ए बी में एक समीकरण बनाएंगे। फिर उसी तरह से 3/a प्लस बी को कहेंगे 7/3a प्लस बी माइनस 2 के बराबर। फिर यहाँ से ए बी में दूसरा समीकरण बनाएंगे और ए बी में एक समीकरण दो समीकरण जब बन जाएगा तो उसको फिर हम जो है विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से उसको हल कर लेंगे और फिर वहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे। जो ए और बी का मान आएगा वही जो है ए और बी का मान होगा, जिसके लिए ये दोनों रैखिक समीकरण जो है अपरिमित रूप से अनेक हल देंगे। ठीक है, किया है हमने, देख लेना तुम लोग। इसी तरह सेकेंड है, देखो के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अर्थात देखो a1 3 है, a2 कितना है 2k-1 है, 3/2k-1 बराबर 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1 कर लेंगे। फिर पहले दो अनुपातों को लेकर के के का मान निकालेंगे। के का मान जो निकलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हल किया है तुम देख सकते हो। देख लो, समझा दे रहे हैं। जैसे 2x + 3y बराबर 7 था, a + b x a + b a - b x + a + b y = 3a + b - 2 था। हमने क्या कहा, इसको मानक रूप में लिखेंगे। फिर इसका जो है मानक रूप से तुलना करेंगे। a1 का मान 2, a2 का मान इतना, b1 का मान इतना, b2 का मान इतना, c1 का मान -7, c2 का मान इस तरह से आया। और परिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 होना चाहिए। अब हम इसमें मान रख देंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान रख दिया। देखो माइनस से माइनस कट गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब हम दो अनुपात को, इसको और इसको, पहले और तीसरे के बराबर करेंगे। यहाँ से हमें ए और बी में एक समीकरण मिल जाएगा जिसको कहेंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे को लेंगे। फिर यहाँ से भी ए और बी में एक समीकरण बनेगा जिसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को चाहे विलोपन विधि से, चाहे जो है विस्थापन विधि से, चाहे बीजगणित विधि से, किसी से हल करके ए और बी का मान निकाले हम। देखो बी का मान 1 आया, ए का मान 5 आया। तो ए का मान 5 हो और बी का मान 1 हो तो दिया गया युगपत समीकरण जो है अपरिमित रूप से अनेक हल देगा। उसी तरह सेकंड को देखो, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो फिर यहाँ कोई हल नहीं होने वाला शर्त लगाएंगे। देखो ये समीकरण है, फिर इनको जो है मानक समीकरण रूप में बनाएंगे। फिर मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद से फिर अनुपात को लिखेंगे। लिखा हुआ है कि असंगत होने के लिए या कोई हल न होने के लिए क्या शर्त है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें सब a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान रखेंगे। फिर जो है पहले दो अनुपातों को लेकर के का मान निकालेंगे। देखो पहले दो अनुपातों को ले लिया, अब इनसे हम के का मान निकालेंगे। के का मान 2 आया। के बराबर 2 के लिए इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। के बराबर 2 के लिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब किसी बीजगणितीय, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध दिया हो, जिस विधि से कहा उसी विधि से हल करना रहता है। अगर नहीं कोई प्रतिबंध है तो तुम स्वतंत्र हो, जो भी तुमको आसान लगे उससे हल कर सकते हो। प्रश्न बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जो पूछे वही करना पड़ता है। अब जैसे पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल पीछे तुम ऐसा कर चुके हो। नियत वाले को x मानेंगे और प्रतिदिन वाले को y मानेंगे।
तो 20 दिन भोजन कर रहा है तो यह धन 20y बराबर 1000 हो जाएगा। फिर जो है 26 दिन भोजन करता है बी, तो यह धन 26y बराबर 1180 हो जाएगा। अब दो समीकरण बन गया, इसको हम हल करेंगे x और y के लिए, जो आएगा उसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड देखो, 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दो शर्त दिया, पहली शर्त से मान लो कि वह भिन्न x/y है, तो पहली शर्त कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो x - 1/y बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से एक समीकरण बनेगा। दूसरा शर्त है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी x/y + 8 बराबर 1/4 हो जाता है। यहाँ से दूसरा समीकरण बनेगा। फिर उन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे और उसी को जो भिन्न में रख देंगे और अभिष्ट हमारा हल निकल जाएगा। तीसरा देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि इसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब देखो, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1। तो मान लिया जाए कि टेस्ट में कुल जो है x प्रश्न थे, कुल जो है x प्रश्न थे। तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब देखो, यहाँ जो है मान लिया जाए कि जो है टेस्ट में उसने जो है x प्रश्न सही किया और y प्रश्न गलत किए। तो जब x प्रश्न सही किया तो और y प्रश्न गलत किया, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, तो मान लो 3x मिले तथा अशुद्ध अंक y यानी 1y, या 3x धन y 3x - y बराबर 40 पहली शर्त से। और दूसरे शर्त से हम कह सकते हैं कि जब प्रत्येक सही पर 4 अंक यानी 4x और प्रत्येक गलत पर 2 अंक -2y बराबर 50, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे और फिर जो है x और y को जोड़ देंगे तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे उसकी संख्या मिल जाएगी। फिर प्रश्न नंबर 4 है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। जब विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को हम इस प्रकार से करते हैं, देखो हल किया हमने। देखो, पहला शर्त यह है कि ए और बी 2 स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर। एक गाड़ी जो है x से चलती है, दूसरी गाड़ी b से चलती है। इसकी स्पीड x किलोमीटर मान लिया जाए, इसकी स्पीड जो है y किलोमीटर मान लिया जाए। अब ये 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो 5 घंटा ये भी चलेगा अपनी y स्पीड से, तो कितनी दूरी चलेगा? 5 गुणे y चलेगा। और 5 घंटा ये भी चलेगा तो 5x चलेगा। कितना दूरी चलेगा? 5x चलेगा। 5x में से अगर 5y घटा दिया जाए
यहाँ से जो दूरी चला है ये दूरी जो है 5y हुआ, और ये यहाँ से दूरी जहाँ ये मिलता है वहाँ तक चलता है तो 5x चलता है, तो 5x में से 5y घटा दिया तो कितना आएगा, 100 आएगा। प्रथम शर्त से 5x माइनस 5y हुआ 100। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चले, ये इधर चले और ये इधर चले, दोनों तो 100 किलोमीटर की दूरी को ही तो कवर करेंगे, तो ये चलेगा, कह रहा है कि 2 घंटा बाद मिलते हैं, तब जो है एक ही ओर चले तो कितना है जी, एक ही ओर चले तो अब हम देखते हैं कि 5x माइनस 5y बराबर 100 या 5 से डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई बराबर 20, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा शर्त ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, तो 100 किलोमीटर दूरी ही चलेंगे, तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। 1 घंटे बाद मिलते हैं तो x 1 गुणे x 1 गुणे वाई बराबर कितना हो जाएगा 100, इस समय गुणे 4 बराबर क्या होता है दूरी, तो पहले द्वारा चली गई दूरी 1x होगा, दूसरे द्वारा चली गई दूरी 1y होगा, दोनों को जोड़ दिया है तो 100 किलोमीटर हो जाएगा, एक धन y बराबर 100। अब ये दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो इससे हमें जो है x और y का मान निकल जाएगा, प्रथम पहले की चाल और दूसरे की चाल निकाल लेंगे। इसके बाद लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, इसे देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो विमा पूछ रहा है आयत की कितनी विमाएँ होती हैं, 2 ही तो विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। मान लो लंबाई x मीटर और चौड़ाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, x गुणे i, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, x गुणे y हो जाएगा। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी जो x y है उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, x y माइनस 9 हो जाता है। कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई अगर x माने हो तो x में से 5 घटाओ x माइनस 5, और चौड़ाई 3 बढ़ा रहे हैं तो y प्लस 3, तो x माइनस 5 गुणे y माइनस 3 बराबर x y माइनस 9 हो जाएगा। इससे एक समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे x y में आ जाएगा। फिर दूसरा शर्त यह कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो जब दोनों बढ़ाया जाएगा तो x प्लस 3 गुणे y प्लस 2 बराबर हो जाएगा x y प्लस 67 बढ़ जा रही है, तो यहाँ से x y में एक समीकरण बनेगा। फिर इन दोनों को हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे, जो निकलेगा x y का मान वही है उसकी विमा हो जाएगी। इसे हमने हल किया है, तुम देख सकते हो, यहाँ समीकरण हमने बना रखा है, इसे देखोगे समझोगे हल करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.6 जो संभवतः चैप्टर 3 का ये अंतिम प्रश्नावली है। इसके बाद ऐच्छिक प्रश्नावली है, ऐच्छिक प्रश्नावली के विषय में तुम लोग पढ़ोगे, पूछोगे तो बताएंगे। फिर प्रश्न नंबर 3.6 में निम्न समीकरणों के जुग्मों को रैखिक समीकरणों के जुग्म में बदल करके हल कीजिए। तो जैसे देखो ये जो है सीधे सीधे रैखिक समीकरण युग्म के जैसे नहीं दिखाई देते, थोड़ा सा इसको बदलना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ 1/2x धन 1/3y बराबर 2, 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6। तो हम मानक समीकरण अब तक कैसे जानते थे, x प्लस वाई बराबर करके, x माइनस वाई करके बराबर। यहाँ x और y कहाँ है, भिन्न में नीचे है, इसको हम क्या करेंगे, देखो 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी। तो मानेंगे कि 1/x बराबर ए कैपिटल ए मान लें, 1/y बराबर कैपिटल बी मान लें। तो यहाँ हो जाएगा 1/2a, यहाँ हो जाएगा 1/3b बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 1/3a 1/2b बराबर 13/6। और फिर यहाँ से इसको हम जो है हल करेंगे और a और b में समीकरण बनाएंगे।
कैपिटल ए और कैपिटल बी में समीकरण बनाएंगे, ए और बी का मान निकालेंगे, चाहे विलोपन विधि से चाहे जिस भी विधि से लगा करके ए और बी का मान निकालेंगे, और फिर उस ए और बी का मान जो अभी हम मान करके चले थे कि 1/x बराबर ए, तो वहाँ ए का मान रखेंगे, 1/y इक्वल टू बी, वहाँ बी का मान रखेंगे, फिर यहाँ से x और y का मान निकलेगा। नहीं, 2 बार ये प्रक्रिया हमको करनी पड़ती है। तो इन सवालों को हम किए हुए हैं, इनका सलूशन तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो सवाल ज़्यादा हैं, सबको कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हमने कर दिया है। जैसे देखो 1/2x धन 1/3y बराबर 2 है, और 1/3x धन 1/2y बराबर 13/6 है। तो हमने क्या किया, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, इसको 1 और 2 समीकरण कर दिया, इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उपयुक्त समीकरणों में रखने पर। अब ये जो ऊपर वाले समीकरण है, इसमें जो है जहाँ 1/x है वहाँ हम रखेंगे, जहाँ 1/y है वहाँ b रखेंगे, इसमें वही काम करेंगे। तो अब नया समीकरण हमारा जो बनेगा 1/2a धन 1/3b बराबर 2, और 1/3a धन 1/2b बराबर 13/6 बनेगा। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 यहाँ चलेगा, 3a + 2b बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण हो गया। और दूसरा इसको करेंगे तो यहाँ भी, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 गुणा होगा, 2a 3b बराबर 6 ऊपर जाएगा तो 6 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 13, 2a + 3b बराबर 13, समीकरण नंबर 4 हुआ। अब जो है समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि का प्रयोग करके, चाहे जैसे इसको हल करेंगे। देखो समीकरण 1 में, समीकरण 3 में, ये 3 है ना, 3 में जो है 3 का गुणा कर दो। अब 1 लिख दिया हमने गलती से, ये 3 है, इसको 3 बना लेना। 3 में 2 का गुणा करें, 3 में 2 का गुणा करें, और समीकरण 4 में जो है 3 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करें, इसमें जो है 4 का गुणा करें। तो 2 का गुणा करें 2 तिहाई 6, इसमें 3 का गुणा करें 3 दूनी 6। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 6a कट जाएगा। यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4, यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे 3 तरीके 9, तो 4 में से 9 घटेगा तो -5, तो 5b -5b इधर होगा, 12 दूना 24, यहाँ होगा 13 तिया 39, 24 में से 39 घटाएंगे तो -15 हो जाएगा। तो -5b बराबर -15, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर हो जाएगा 15/5, यानी 5 तिहाई 15, b का मान आ गया। अब यही b का मान उठा करके चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा a का मान आ जाएगा 2। a का मान कितना आ गया 2, b का मान 3, a का मान 2। अभी a और b का मान जो है कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 में रखेंगे, a और b का मान समीकरण 1 और 2 में रखने से हो जाएगा 1/x बराबर 2, 1/y बराबर 3, पलटी कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो x बराबर 1/3 हो जाएगा, y बराबर 1/3 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे इधर, इसको भी तो पलटेंगे, तो x ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। समीकरण 3 गुणे 2 ऋण समीकरण 4 गुणे 3, यानी समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 में 3 का गुणा करके घटा देंगे। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूनी 4 भी होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 9 भी होगा, 13 तिहाई 39 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 6a में से 6a घटेगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4b में से 9 भी घटेगा तो -5 भी हो जाएगा, 24 में से 39 घटेगा तो -15 हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 3, यही b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 2। अब a और b का मान समीकरण 1 और 1 में रखेंगे, 1 और 2 में रखेंगे तो 1/x बराबर 2 हो जाएगा, और 1/y बराबर 3 हो जाएगा। अब x का मान निकालना तो x ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, y ऊपर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड को भी करेंगे। सेकंड को क्या मानेंगे, 1/√x बराबर a मानेंगे, 1/√y बराबर b मानेंगे।
फिर इसी प्रकार से हल करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे, ए और बी का मान निकाल कर यहाँ ए और यहाँ बी रखेंगे, फिर यहाँ से रूट एक्स रूट वाई का मान निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, एक्स और वाई का मान आ जाएगा। हल किया है, देख लेना। ऐसे ही जो है अन्य सवालों को करना है। अब प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दो चीज पूछ रहा है, स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि ऋतु की जो है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है। तो मान लिया जाए कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा नदी की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए। अब तुम नदी में तैरे होगे तो जानते होगे नदी के बहाव की दिशा में जब चला जाता है तो नदी की चाल और अपनी चाल दोनों जुड़ जाती है। हम तेज चलते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं तो नदी की चाल हमारी चाल में से घट जाती है, तो हमारी गति कम हो जाती है। तो वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। अनुकूल का मतलब नदी के बहाव की दिशा, प्रतिकूल का मतलब नदी के बहाव की दिशा के विपरीत। तो हमने कहा कि नदी की चाल को y माना और तैरने की चाल को जो है x माना। तो नदी के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। नदी के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी तुम जानते हो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल है x प्लस वाई और समय है 2, तो x प्लस वाई गुणे 2 बराबर हो जाएगा 20। एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। फिर जो है दूसरा समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई गुणे 2 बराबर 4। तो x 2 घंटे में 4, x माइनस वाई गुणे 2 बराबर 4। तो 2 से 4 को काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। दो समीकरण बन गए। x और y के लिए दोनों समीकरणों को हल करेंगे, जो मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। सेकेंड सवाल है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। याद कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो अलग अलग दोनों का जो है कार्य क्षमता पूछ रहा है। तो मान लिया जाए एक अकेली महिला x दिन में करेगी और एक अकेले पुरुष उसको y दिन में करेगा। तो महिला की क्षमता एक दिन में करने की, एक दिन में काम का कितना भाग करेगी, तो 1/x भाग करेगी। पुरुष एक दिन में कितना करेगा, तो 1/y भाग करेगा एक दिन में। तो दोनों अगर एक दिन काम करते हैं तो 1/x धन 1/y भाग कर देंगे। कह रहा है कि 6 पुरुष, पहला शर्त कर रहा है 2 महिलाएं और 5 पुरुष कितने दिन कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। 2 महिलाओं और 5 पुरुष का 4 दिन का काम हो जाएगा 4 गुणे 2/x धन 5/y बराबर हो जाएगा 1। काम पूरा किया तो 1 हुआ ना। तो 4 गुणे कोष्टक में 2/x धन 5/y बराबर 1। अब यहाँ से जो है 4 का जब अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8/x धन 4×5 20/y बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से एक समीकरण बना। फिर दूसरा समीकरण कह रहा है कि 6 पुरुष और 3 पुरुष महिलाएं और 6 पुरुष, तो 3/x धन 6/y गुणे कितने दिन, 3 दिन, 3 का गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा, काम यहाँ भी 1 हुआ। तो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9/x धन 3×6 18/y बराबर हो जाएगा तुम्हारा जो है 1। अब ये 2 समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे, जो होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी
बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को जो है हल किए हम, उसी में तुमको दिखा रहे हैं। शायद इस तरह से बोले तो समझ में ना आवे, तो इसलिए हम चलते हैं वहीं जहाँ इसको हम सॉल्व किए हैं। देखो, माना एक, अच्छा ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला स्टेप और आगे चलते हैं। थर्ड, मानो जैसे मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, ठीक, और बस की चाल y किलोमीटर है। पहली शर्त ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर रेलगाड़ी से जा रही है, तो रेलगाड़ी से कितना समय चली, तो तुम जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कितना समय लिया, तो 60 बटे x समय लेगा रेलगाड़ी द्वारा। शेष दूरी कुल 300 चलना था, तो 300 में से 60 हटा देंगे, शेष जो दूरी बचा उसको किससे चला, बस से। बस की चाल कितनी है y, तो बस की चाल से शेष दूरी में भाग कर देंगे तो शेष समय निकल जाएगा। इन दोनों समयों का योग दिया हुआ है 4 घंटा, 4 घंटे में चल रहा है। एक समीकरण यहाँ से बन गया। दूसरा कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, दूसरा समीकरण। और दूसरे शर्त से देखो, कह रहा है कि दूसरे शर्त से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी से चलने में कितना समय लिया, तो उसकी चाल से चली गई दूरी में भाग दे दो, तो 100 किलोमीटर बटे x कर दो, ये रेलगाड़ी वाला समय निकल जाएगा। शेष दूरी जो है बस से चलती है, तो शेष दूरी 200 बचा, 300 कुल था तो 100 निकल गया तो 200 बचा। 200 में बस की चाल से भाग कर दें तो बस द्वारा चला गया, समय निकल जाएगा। दोनों समयों का योग कह रहा है कि 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो 4 घंटा धन 10 मिनट को भी हम घंटा में बदलेंगे तो 10 बटा 60 करेंगे, तो इसको जब सरल करेंगे 25 बटा 6 हो जाएगा। यानी 4 बटे x, यहाँ हम 25 से डिवाइड कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों को। तो 100 को डिवाइड करें 4 बटे x हो जाएगा, 200 को डिवाइड करें 8 बटे y हो जाएगा, बराबर 1 बटे 6 हो जाएगा। ये इंप्लाइज करेगा 6 का त्रिज्या गुना कर दें 24 बटा 1 48 बटे y बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को x और y के लिए हल करेंगे। x का मान आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर हुआ। अब ये प्रश्नावली 3 यानी कि अध्याय 3 खत्म हुआ। इसके बाद ऐच्छिक प्रश्नावली रह गई है, उसको हम नहीं हल किए हैं। तुम लोग अगर पढ़ोगे पूछोगे तो हम उसको बताएंगे। शेष आगे की क्लास में